मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज फायर इंटरव्यू सेशन का चौथा और आखिरी पार्ट है। 2 की सीरीज़ का चौथा और आखिरी पार्ट है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। तो इसके लिए कुछ एडिशन में पार्ट नंबर 5 और 6 भी लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। तो आज जो ब्लॉग है इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेट्स सपोज उसके पूल फायर क्या होती है, जेट फायर क्या होती है, फ्लैश फायर क्या होती है, बॉयल ओवर, स्लॉप ओवर, फ्रॉथ ओवर। इसी तरह से स्टेजेस ऑफ फायर डेवलपमेंट है, फायर पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, कंबस्टेबल लिक्विड है, फ्लेमेबल लिक्विड है, फ्लैश फायर है, रोल ओवर है, बैक ड्राफ्ट है, स्मोक एक्सप्लोजन है, वेपर डेंसिटी है और ब्लेवी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पूल फायर क्या है? पूल फायर उस वक्त लगती है जब फ्लेमेबल लिक्विड एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्पिल हो जाता है और आग पकड़ लेता है और एक जलता हुआ पूल बन जाता है। इस कंडीशन में लिक्विड जो है वो फ्लेम्स के साथ जलता है और हीट और स्मोक क्रिएट करता है। इस तरह की आग को टर्ब्यूलेंट डिफ्यूजन फ्लेम भी कहा जाता है, या उसके तौर पे फ्लेमेबल डिफ्यूजन फ्लेम के तौर पर इसको कैटेगराइज भी किया जाता है, जो कि वेपराइज हाइड्रोकार्बन जो है वो हॉरिजॉन्टल पूल पर लगी होती है। और पूल फायर या तो स्टैटिक होती है अगर वो कंट्रोल में हो, या वो रनिंग होती है अगर वो फैल रही हो। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होती है, ख़ास तौर पर जब हाइड्रोकार्बन की बड़ी तादाद इसमें शामिल होती है। इसी तरह से अगर हम जेट फायर की बात करें तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जेट फायर उस वक्त लगती है जबकि आमतौर पर हाई प्रेशर गैस या लिक्विड किसी कंटेनमेंट सिस्टम से रिलीज़ होते हैं, जैसे कि पाइप हो गई, वेसल हो गई, और जैसे ये रिलीज़ होते हैं ये आग पकड़ लेते हैं। और जो फ्लेम है जेट फायर का वो बहुत बड़ा होता है, बड़ी उसकी लेंथ होती है, और ये 50 मीटर या उससे ज़्यादा तक इसका फ्लेम जा सकता है। जेट फायर जो है ये कहना चाहिए थर्मल रेडिएशन को फ्लेम्स की नज़र आने वाली हदूद से दूर कर देता है, और इससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके बाद आता है फ्लैश फायर। फ्लैश फायर क्या चीज़ है? फ्लैश फायर तेज़ी से फैलने वाली आग है, और ये आमतौर पर उस वक्त लगती है जब फ्लेमेबल गैस से क्लाउड, वेपर्स और डस्ट जो है हादसाती तौर पर निकलते हैं और इग्नाइट हो जाते हैं। फ्लैश फायर की खसूसियात में शामिल है कि एक फ़ौरन आग पकड़ती है, कम मुद्दत की होती है और चंद सेकंड्स तक जलती है। यानी जितना फ्लेमेबल मटेरियल या डस्ट क्लाउड वहाँ मौजूद है उतना ही उसी सब को वो कंज्यूम करती है, यानी उसी चंद सेकंड्स के लिए ये आग लगती है। और फ्लेमेबल जो इसका जो फ्लेम है बहुत हाई स्पीड से फ्लेमेबल क्लाउड पर फैलता है, और इस क्लाउड के अंदर ही जो फ्लेमेबल मटेरियल है उसको कंज्यूम कर लेता है। अब बॉयल ओवर क्या चीज़ है? याद रखिएगा, बॉयल ओवर की जब भी हम बात करते हैं तो किसी रिफाइनरी में किसी क्रूड टैंक की हम बात करते हैं। तो बॉयल ओवर जो है वो क्रूड टैंक की जब फायर होती है उसमें हो सकता है, जिसमें क्रूड में मौजूद जो लाइटर एंड्स होते हैं उनके जलने की वजह से हॉट जोन का डेंस और हॉट फ्यूल जो है वो क्रूड ऑयल के नीचे मौजूद पानी तक पहुंच जाता है, और पानी इस हीट की वजह से एक्सपेंड होता है। और आपको पता है कि जब भी पानी इस तरह से हाई टेम्परेचर पे जब एक्सपेंड होता है तो वो 1700 टाइम एक्सपेंड होता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये स्टीम जो है ये क्रूड को ऊपर की तरफ पुश करती है, ऊपर की तरफ धकेलती है, और क्रूड के साथ टैंक के ऊपर एक आकर एक बड़ा फायरबॉल बनाती है। ये बॉयल ओवर जलते हुए क्रूड को फैला देता है, और इसका दायरा जो है वो कई टैंकों तक फैल जाता है, क्योंकि जब ये बॉयल ओवर होता है तो इस बॉयल ओवर की वजह से क्रूड जो है बहुत तेज़ी से टैंक की कहना चाहिए ओपनिंग से निकलता है और बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, और इस तरह से इस जो इंसिडेंट है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है और फायर फाइटर्स की ज़िंदगी को खतरात लाहक कर देता है। अगर आप इस पिक्चर में देखें बॉयल ओवर को स्टेप बाय स्टेप, तो पिक्चर 1 में आपको नज़र आ रहा है कि क्रूड ऑयल का टैंक है, उसमें आग लगी हुई है। पिक्चर नंबर 2 में आपको दिखा रहा है कि नीचे जो है कहना चाहिए आग पे पानी की तरफ जा रही है, हीट की वजह से आग, ये जो आग है ये गर्म हो जाती है, और इसके बाद जो है ये नीचे की तरफ जाती है हीट, और पानी के साथ मिल जाती है। इसके साथ ही पानी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। फिर वो क्रूड ऑयल को ऊपर की तरफ पुश करता है, और इस तरह से क्रूड ऑयल जो है वो टैंक से बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं। इसी तरह से एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, वो है स्लॉप ओवर। स्लॉप ओवर जो है वो बॉयल ओवर की तरह बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होता। इसमें टैंक में मौजूद जो मटेरियल होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ये उस वक्त होता है जब जलते हुए ऑयल की जो गर्म सतह है उस पर हम पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाटर स्ट्रीम जब हम उसमें मारते हैं तो ऑयल चूँकि गाढ़ा होता है और उसका टेम्परेचर जो है पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, और पानी जो है वो हीट वेव की वजह से फैल कर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है।
और स्टीम बाहर आते हुए झाग बनाता है, जो कि गर्म तेल को हीट वेव में इंतहाई हद तक एक्सपेंड करता है, और इसी वजह से ऑयल का जो ये फ्रॉथ है ये टैंक के टॉप से स्पिल हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो फ्रॉथ ओवर है। फ्रॉथ ओवर में भी स्लॉप ओवर की तरह होता है, लेकिन इसमें टैंक में आग नहीं लगती। मैं इसको दोबारा आपको बताऊं कि फ्रॉथ ओवर जो है ये सिमिलर ऑलमोस्ट है स्लॉप ओवर की तरह, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि टैंक में आग नहीं लगी हुई, और हैवी क्रूड ऑयल का जो टेम्परेचर है पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, और जब पानी हीट वेव से कांटेक्ट में आता है तो ये फ्रॉथ बनाता है और एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है और फ्रॉथ जो है वो टैंक से ओवरफ्लो हो जाता है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इसकी मिसाल एक ऐसे टैंक की है जिसमें पानी मौजूद है और उसके अंदर हम गर्म एस्फॉल्ट डाल देते हैं। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा और बॉयल होना शुरू होगा, उसकी वजह से एस्फॉल्ट जो है वो टैंक से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये बॉयल ओवर, स्लॉप ओवर और फ्रॉथ ओवर, ये 3 डेफिनेशंस थी इसकी। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब स्टेजेस ऑफ फायर डेवलपमेंट है। ये जो स्टेजेस ऑफ फायर डेवलपमेंट है ये नॉर्मली एक कंपार्टमेंट के अंदर आग लगाई जाती है और फिर वहाँ पे फायर के बिहेवियर को चेक किया जा रहा होता है कि इस कंपार्टमेंट के अंदर इसका बिहेवियर क्या है। तो इसको ये 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे होते हैं। पहला एक इंसिपिएंट फायर है, इंसिपिएंट स्टेज होती है, सॉरी इंसिपिएंट का मतलब होता है बिल्कुल इब्तदाई दर्जे की आग होती है। इसके बाद ग्रोथ स्टेज होती है जिसमें वो बढ़ रही होती है, और उसी कंपार्टमेंट की बात करूँ तो उसकी मटेरियल जो है उसके अंदर मजीद पड़े होते हैं, उन तक आग पहुंच रही होती है, उनको भी आग लग रही होती है। फिर एक फुली डेवलप स्टेज होती है जिसमें पूरे कमरे में हर मटेरियल को आग लग जाती है और बड़े फ्लेम निकल रहे होते हैं। इसके बाद डिके स्टेज होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो चुकी होती है और मोस्ट ऑफ द आपका मटेरियल भी कंज्यूम हो चुका होता है। इसको एक एक करके देख लेते हैं। इंसिपिएंट क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट विद इग्निशन व्हेन 3 एलिमेंट्स ऑफ द फायर ट्रायंगल कम टुगेदर। जब तीनों एलिमेंट फायर के ट्रायंगल के कंप्लीट हो जाते हैं, कम टुगेदर हो जाते हैं, तो आग लग जाती है। कंबशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, और इस पॉइंट पे फायर चूँकि स्मॉल होती है, कन्फाइन होती है और फ्यूल को ही लगी हुई होती है सिर्फ, जो इनिशियली लेट्स सपोज कोई सोफ़ा है उसको आग लग गई है, तो उसको हम इंसिपिएंट फायर कहते हैं। ग्रोथ स्टेज कहता है बिगिंस टू इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। जैसे मैंने पहले ही बताया, उस कमरे के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, क्योंकि साथ में आग लगी है। हमने प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन की भी अभी बात की थी पिछले वीडियो में, तो वो इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे होते हैं। हीट होती है, लाइट होती है, ये तमाम चीज़ें जो है उसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल रहे होते हैं, और उसका जो स्केल है वो लार्जर होता चला जाता है और बाकी चीज़ों को भी आग लग रही होती है। फिर फुली डेवलप स्टेज है, यानी ये उस वक्त होता है जब कंबस्टिबल मटेरियल जो होते हैं कंपार्टमेंट के, वो तमाम के तमाम जलने लगते हैं। और डिके स्टेज, अ कंपार्टमेंट फायर विल डिके एज द फ्यूल इज कंज्यूम। जैसे मैंने पहले बताया कि फ्यूल अच्छी तरह से कंज्यूम हो गया है सारा का सारा, या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, और वहाँ पे फ्लेमिंग का कंबस्शन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल डिमिनिश हो गई है, ख़त्म हो रही है। अब याद रखिएगा, फ्लेमिंग नहीं हो रही तो उसका मतलब है वो नॉन फ्लेमिंग की तरफ जा रहा है, जैसे कि हमने स्मोल्डरिंग इफेक्ट की बात की थी, उस कंडीशन में है। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ फायर हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंसिपिएंट स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है, फुली डेवलप स्टेज है और डिके स्टेज है। अब चलते हैं जनाब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर की तरफ। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ भी काम आएंगी। ये तो एक सेकंड इसका बेनिफिट है। असल चीज़ है कि जब आप इन फायर की डेफिनेशंस को समझेंगे तो आपको फायर को समझने में आसानी होगी कि फायर है क्या, इसके बिहेवियर्स कैसे हैं, इन डेफिनेशंस का मतलब क्या है। जब आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको फायर फाइटिंग के लिए आसानी होगी, लोगों को समझाने में आसानी होगी, और आप डिफरेंट टेक्निक्स अच्छे तरीके पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इनको समझना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है, ना कि हम सिर्फ ये सोच के एक रट्टा लगा लें कि यार एग्जाम में मेरे काम आएंगी। तो इनको अच्छी तरह से समझ लें। फायर पॉइंट क्या है, ये कहता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस सफिशिएंट वेपर्स टू सपोर्ट कंबस्शन वंस द फ्यूल इज इग्नाइटेड। ये वो टेम्परेचर है जब लिक्विड जो है वो सफिशिएंट वेपर्स को प्रोड्यूस करता है जैसे वो इग्नाइट करते हैं उसको। इसको हम फायर पॉइंट कहते हैं। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ये कहता है कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गिव्स ऑफ एनफ वेपर्स टू फॉर्म एन इग्निशियबल मिक्सचर विथ एयर नियर द लिक्विड सरफेस। यानी लिक्विड की सरफेस के पास उस मिनिमम टेम्परेचर पे जो एनफ क्वांटिटी में लिक्विड और जो वेपर्स है इसका ऑक्सीजन और वेपर्स का एक कम्बिनेशन बन जाता है, और ये बिल्कुल एक फ्लैश पॉइंट होता है, और एक आइडियल कंडीशन होती है। एक ज़रा सा स्पार्क मिला और आग लग गई। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ऑटो इग्निशन की हम पहले बात कर चुके हैं कि वो लोएस्ट टेम्परेचर है जब कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो एयर में जल जाता है विदाउट स्पार्क ऑफ फ्लेम। उसको बाहर से किसी भी
सोर्स ऑफ इग्निशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर के ऊपर उसको आग लग जाती है। अब दो चीज़ें हैं, कंबस्टिबल लिक्विड और फ्लेमेबल लिक्विड। इन दोनों को समझना ज़रूरी है, दोनों की डेफिनेशंस डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल कि कंबस्टिबल लिक्विड आप किसको कहते हैं और फ्लेमेबल लिक्विड आप किसको कहते हैं। कंबस्टिबल लिक्विड की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि लिक्विड हैविंग अ फ्लैश पॉइंट एट और अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा लिक्विड जिसका फ्लैश पॉइंट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर हो, एट और अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.8 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होगा तो उसको हम कंबस्टिबल लिक्विड कहेंगे। और वो तमाम लिक्विड्स जिनका फ्लैश पॉइंट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा उनको हम फ्लेमेबल कहेंगे। तो इसलिए गैसोलीन जो है वो फ्लेमेबल है क्योंकि इसका फ्लैश पॉइंट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है, और डीजल जो है वो कंबस्टिबल है क्योंकि उसका जो फ्लैश पॉइंट है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, यानी कि 37.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो ये डिफरेंस है दोनों का, कंबस्टिबल और फ्लेमेबल लिक्विड्स का। इन टेम्परेचर से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कंबस्टिबल है और कौन सा फ्लेमेबल है। फ्लैश ओवर, जो स्टेजेस ऑफ फायर की हमने बात की थी, जो रैपिड ट्रांजिशन होता है ग्रोथ स्टेज से फुली डेवलप्ड स्टेज में। जैसे ही ग्रोथ स्टेज से मामला आगे बढ़ता है फुली डेवलप स्टेज में, यानी कि पूरे कमरे के मटेरियल को आग लग गई है बहुत तेज़ी के साथ, तो ये रैपिड ट्रांजिशन होता है, इसको हम फ्लैश ओवर कह रहे होते हैं। और इसी के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है रोल ओवर की, यानी ये वो कंडीशन है जब अर्न बर्न फायर की जो गैसेस हैं वो उस कंपार्टमेंट के टॉप के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती हैं और इग्नाइट एंड फ्लेम प्रोपेगेट थ्रू दी हॉट लेयर्स अक्रॉस द सीलिंग, और सीलिंग के अक्रॉस में जो लेयर्स हैं इनको आग लग जाती है और वो फ्लेम जो है उनके साथ साथ मूव कर रहा होता है, तो इसको हम रोल ओवर कह रहे होते हैं। इसी तरह से बैक ड्राफ्ट है, बैक ड्राफ्ट के ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। बैक ड्राफ्ट कब होता है, ये कहते हैं एक्सप्लोसिव बर्निंग ऑफ हीटेड गैसेस। ये वो हीटेड गैसेस हैं जिनका एकदम से एक्सप्लोजन के तौर पे जलना जब ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस की जाती है, यानी किसी भी कमरे के अंदर किसी भी कंपार्टमेंट में किसी भी वाइड स्पेस के पास अगर ये एक्सप्लोसिव हीटेड गैसेस मौजूद हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो इसीलिए अभी तक अनबर्न है। इनको सिर्फ ये वेट कर रही हैं कि इनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाए, और उस वक्त कोई भी शख्स अगर दरवाजे को एकदम से खोलता है तो क्या होता है कि रश ऑफ एयर अंदर आता है, एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई उसको मिलती है और ये एक धमाके के साथ जल जाती हैं। तो इसको जो धमाका इसका होता है इसको हम बैक ड्राफ्ट कहते हैं। पिक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके पे बता रही होगी। तो बैक ड्राफ्ट की जो कंडीशन है वो डेवलप किसी भी रूम में, वाइड स्पेस में या किसी एंटायर बिल्डिंग में हो सकती है, और जब भी कंपार्टमेंट ये स्पेस जो है इसके अंदर ये कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा हो तो हमें पोटेंशियल बैक ड्राफ्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए फायर फाइटर्स को तरीक़ाकार सिखाया जाता है कि आप किसी भी कमरे को ओपन करने लगे हैं तो अगर दरवाजे के नीचे से स्मोक आपकी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और आप अगर दरवाजे के हैंडल को हाथ लगा के चेक करते हैं हमेशा बैक साइड से और वो गर्म है तो इससे भी पता चल जाता है कि वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है। तो इस कंडीशन में दरवाजे के आप पीछे रहेंगे, दरवाज़ा आपकी तरफ ही खुलेगा। आपकी तरफ क्यों खुलेगा? क्योंकि आपने दरवाजे की आड़ लेनी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपने दरवाज़ा भी एकदम से पूरा नहीं खोलना है, आपने दरवाजे को एक स्लिट ओपनिंग देनी है, बिल्कुल नैरो ओपनिंग, बिल्कुल मामूली से दरवाज़ा खोलेंगे, कंडीशन देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खोलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर आपने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया तो रश ऑफ एयर अंदर होगा और ये जो हॉट अनबर्न गैसेज हैं इनको एकदम से ऑक्सीजन मिलेगा और ये एक ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप दरवाजे के पीछे होंगे तो आपकी अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन होगी और आप किसी हद तक सेफ रहेंगे। तो ये बैक ड्राफ्ट की डेफिनेशन है। इसी तरह से स्मोक का एक्सप्लोजन होता है। स्मोक एक्सप्लोजन जो होता है वो बिफोर और आफ्टर डिके स्टेज होता है। डिके स्टेज हमने आपको क्या बताया था कि जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई है ऑलमोस्ट उस कमरे की, तो ये डिके स्टेज वाला मामला है। और इट अकर्स एज अर्न बर्न फ्यूल गैसेस। अर्न बर्न जो फ्यूल गैसेस है वो कम इन कॉन्टैक्ट विद अ इग्निशन सोर्स। ये जो अर्न बर्न फ्यूल गैसेस हैं इनके पास ऑक्सीजन तो मौजूद है किसी न किसी हालत में, इनको इग्निशन सोर्स का इंतज़ार है। जैसे ये इग्निशन सोर्स के साथ मिलती है एक धमाके के साथ ये स्मोक जो है एक्सप्लोड करता है। द स्मोक विद इन इट्स फ्लेमेबल रेंज, वो अपनी फ्लेमेबल रेंज में है, contains an ignition source and results in an explosively rapid combustion. Smoke explosions are violent because they involve pre-mixed fuel and oxygen. ये बहुत वायलेंट होता है क्योंकि इसके अंदर प्री मिक्स, पहले से मिक्स फ्यूल और ऑक्सीजन शामिल है। इसको सिर्फ सोर्स ऑफ इग्निशन जैसे ही मिलता है ये स्मोक एक्सप्लोड कर जाता है। इसके बाद एक और चीज़ आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है, वेपर डेंसिटी।
बीइंग ए रेस्क्यूअर, बीइंग ए फायर फाइटर, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ख़ास तौर पर जब हम कन्फाइंड स्पेसेस में जाते हैं, कन्फाइंड स्पेसेस में हमने गैस टेस्टिंग करनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी गैस को हम सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे, उन गैसेस का बिहेवियर क्या होता है, हमें हाइट पर कौन सी गैस मिलेगी, हमें नॉर्मल कहना चाहिए कंडीशन में नॉर्मल लेवल पे कौन सी गैस मिलेगी, और हमें नीचे कौन सी गैसेस मिलेंगी। जो हैवियर गैसेस होंगी वो नीचे होंगी, जो नॉर्मल कहना चाहिए उसमें होंगी वो लेवल पे वो कौन सी होंगी, और लाइटर वाली कौन सी होंगी। तो इसके लिए हम गैसेस की वेपर डेंसिटी को चेक कर रहे होते हैं। ये क्या है? वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ प्योर वेपर और गैस कंपेयर टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। ये जो ड्राई एयर है इसके सेम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ होता है इसका लिंक, और चूंकि इसको हम डिस्क्राइब करते हैं डेंसिटी ऑफ गैसेस इन रिलेशन टू एयर, एयर के साथ इनकी डेंसिटी को हम मेजर कर रहे होते हैं, और एयर जो है उसको असाइन किया गया है वेपर डेंसिटी 1। तो जो गैसेस हम कहते हैं कि ये एयर से भारी हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ होंगी, उनकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगी, वो 1.2 होगी, 1.5 होगी, वो हमेशा नीचे होगी। लेट्स सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वेपर डेंसिटी एयर से ज़्यादा है तो वो हमेशा नीचे की तरफ रहती है, नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी है, वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगी, उसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वेपर डेंसिटी ऑलमोस्ट तकरीबन एयर जितनी है, उसकी वेपर डेंसिटी मेरे ख्याल में 0.95 है, और मीथेन जो है वो लाइटर है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ होगी। तो ये भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम वेपर डेंसिटीज़ का ख्याल रखें और हर वक्त इनको समझें। इसके बाद जनाब आता है बॉइलिंग लिक्विड, ब्लाइवी बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। इसमें होता क्या है? ये कहता है कि ब्लाइवी उस वक्त होती है जब कोई भी जो वेसल है उसके अंदर जो लिक्विड है वो अबव इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और अंडर प्रेशर होता है, और ये जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और अंडर प्रेशर जो फेल हो जाता है कैटास्ट्रॉफिकली, तो ब्लाइवी का अमल शुरू होता है। When the vessel fails, वेसल फेल हो जाती है, द प्रेशर इमीडिएटली ड्रॉप्स टू एटमॉस्फेरिक, और द हॉट लिक्विड जो है वो रैपिडली बॉयल होता है, बहुत ही तेज़ी के साथ बॉयल होता है। और जब बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, वेपर जो है बहुत तेज़ी के साथ बर्न होना शुरू प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपर्स वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं, और वो जो सबसे वीकर पॉइंट होता है उस वेसल का, उसके ऊपर प्रेशर देते हैं और वहाँ से उसको फाड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। और अगर उस वेसल के अंदर जो लिक्विड था अगर वो फ्लेमेबल भी है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो एक बहुत बड़ा फायर का बॉल बनेगा। तो ये हमें याद रखना है। ब्लाइवी कैन अकर, ब्लाइवी के होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्सेसिव प्रेशर इन द वेसल, डैमेज टू द प्रेशराइज्ड वेसल फ्रॉम अ मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल इम्पैक्ट हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, ये एक्सपोजर ऑफ अ प्रेशराइज्ड वेसल टू एक्सटर्नल फायर। उस प्रेशराइज्ड वेसल को आप एक्सटर्नल फायर अगर मिल जाती है, बहुत सारी आपने ब्लाइवी की वीडियोस देखी होंगी कि उसको टेम्परेचर दिया जा रहा है और एक टाइम आता है कि इतना उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि वो उसके वीकेस्ट पॉइंट को अटैक करता है, और वहाँ से फाड़ के जब वो बाहर निकलता है, और अगर वो फ्लेमेबल भी है तो एक बहुत बड़ा फायर का बॉल वहाँ से क्रिएट हो जाता है।